हेलो एवरीवन, गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वीडियोज़ में मैंने प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो पिछला जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे 1 मिनट के लिए। हम लोग क्लॉज टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है इसकी डेफिनेशन बताई गई थी। क्लॉज जो है वो किसी सेंटेंस का एक ऐसा भाग होता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस की तरह ही अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। अंतर क्या होता है सेंटेंस और क्लॉज में? सेंटेंस जो है एक पूरा एक सेंटेंस हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्लॉज क्या है, उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स निकाल लिए गए जिनका अलग से अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो क्लॉज की डेफिनेशन हो गई कि एक सेंटेंस का ऐसा भाग जिसका स्वयं का कर्ता और विधेय हो, या फिर एक सेंटेंस का ऐसा भाग जिसका स्वयं का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि क्लॉज की हिंदी क्या है? उपवाक्य। तो उपवाक्य के हम लोगों ने प्रकार पढ़े थे, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी थी, मतलब डेफिनेशन यहाँ बताई गई थी कि प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखती है, ये किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में क्या बताया था? यह भी प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही होता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में जुड़ा रहता है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले डेफिनेशन से। देखिए, जैसे कि आपके सामने हेडिंग लिख रखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, डिपेंडेंट का तो शाब्दिक अर्थ हम लोग समझ सकते हैं ना, डिपेंड रहना, किसी पर निर्भर रहना, इसीलिए इसकी हिंदी क्या हो जाती है? आश्रित उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक ही चीज है, हिंदी क्या होती है? आश्रित उपवाक्य। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। अ क्लॉज मतलब एक ऐसी क्लॉज दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको जरा हिंदी में समझते हैं। ऐसा उपवाक्य जो स्वयं में अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर सकता और अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य पर निर्भर रहता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में अगर समझें तो एक सेंटेंस हो गया हमारा, और उस सेंटेंस का एक ऐसा क्लॉज या फिर एक ऐसा भाग जो कि अपने पूर्ण अर्थ के लिए बचे वाले भाग पर निर्भर रहेगा, तो जो ये निर्भर वाला भाग है हमारा, यही कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिस पर निर्भर है उसको कहते हैं मुख्य क्लॉज। ठीक है, मुख्य उपवाक्य या फिर मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टेल मी वेयर यू लिव नाउ अ डेज। ठीक है, अब देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, आगे चल करके हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तो उनमें से अगर पूछा जाए तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, जानकारी के लिए कुछ बताया है। तो देखिए, टेल मी वेयर यू लिव नाउ अ डेज पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब आपसे कहा जाए इस सेंटेंस में से हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताइए कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है भाई। टेल मी एक ये क्लॉज हो गई। ठीक है, अगर इतने क्लॉज को हम लोग देखें, इतने क्लॉज को एक सेंटेंस मानते हुए अगर हम लोग नेचर के आधार पर इसको पहचानना चाहें तो ये कौन सा वाक्य होगा हमारा? नेचर के आधार पर मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में से कौन सा होगा? देखिए स्टार्टिंग किससे हो रही है? टेल से, मतलब मेन वर्ब से, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, मतलब ये वाली क्लास हमारी एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गई, और हमने देखा कि इस क्लास की स्टार्टिंग में कोई भी कंजक्शन वगैरह नहीं लगाए। अगर इसका अर्थ निकालें, टेल मी, मुझे बताइए। ठीक है, मुझे बताइए। अगला पढ़ते हैं, वेयर यू लिव नाउ अ डेज। वेयर की मीनिंग यहाँ पर, क्योंकि वेयर बीच में आया हुआ है इसलिए यह एक प्रश्नवाचक शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, या क्या माना जाएगा? एक कंजंक्शन माना जाएगा, और इसकी हिंदी में चेंज हो जाती है, इसका अर्थ भी बदल जाता है। क्वेश्चन वर्ड के रूप में ये क्या होता है? कहाँ, और कंजक्शन के रूप में ये होता है जहाँ। तो क्या बनेगा? टेल मी, मुझे बताइए जहाँ आप रहते हैं। नाउ अ डेज माने आजकल। ठीक है, मुझे बताइए जहाँ आजकल आप रहते हैं। तो आप देखिए, एक ये जो हमारा हिस्सा था ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है। अब इसकी हिंदी निकालिए, जहाँ आप आजकल रहते हैं, जहाँ आप आजकल रहते हैं। तो जब तक कि हम लोग ये वाला नहीं पढ़ेंगे टेल मी, तब तक कि इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, है ना। अगर यही पूरा कर लें कि जहाँ आप आजकल रहते हैं मुझे बताइए, तो फिर पूरा हो गया। इसका मतलब ये वाला जो भाग है हमारा, ये इधर वाले भाग पर डिपेंड है, अतः ये जो क्लॉज है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। आपके सामने एक्सप्लेन भी कर रखा है। टेल मी क्या हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। इस तरीके से ये जो पूरा है, वेयर यू लिव नाउ अ डेज, ये पूरा क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और जिस कंजक्शन से जुड़ते हैं ये दोनों क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में जुड़ती है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको बोल देते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना बहुत आसान है। एक सेंटेंस का ऐसा भाग जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए शेष वाक्य पर निर्भर रहे, उसे हम लोग
सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और जिस पर डिपेंड होता है वह मेन क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझ लेंगे यहाँ पर, ये जो क्लॉज हमारी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये जो है अपने पूर्ण अर्थ के लिए इस वाले भाग पर निर्भर है ना। ये वाली क्या है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, निर्भर है कि नहीं है, तो किसी ना किसी कंडीशन से तो निर्भर होगी, किसी ना किसी रूप से तो निर्भर होगा ये। तो उसी निर्भरता के आधार पर, ये देखिए लिखा हुआ है मेन क्लॉज पर निर्भरता के आधार पर सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जो क्लॉज यहाँ पर लिखी हुई है उसमें जिस घटना का वर्णन हुआ है वह घटना मेन क्लॉज से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, उसी के आधार पर ये जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में बता दें, डिटेल में अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, जैसा कि डेफिनेशन आपको पता होगी, नाउन क्या होता है, किसी सेंटेंस में यह सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जब कोई क्लॉज वाक्य में नाउन की तरह कार्य करे, मतलब उस वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज वाली है उसके लिए या एक सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे पूरा क्लॉज, तब वो हो जाएगी हमारी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो जाएगी। अगर वही विशेषता बता रही है किसी नाउन की उतना क्लॉज, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगर वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जो है जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक केवल इतना जान लेते हैं कि जो भी क्लॉज निर्भर रहता है वो किसी न किसी रूप से मेन क्लॉज से जुड़ा होगा, और उसी निर्भरता के आधार पर ही इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक, अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं। देखिए एग्जाम में ज़्यादातर पहचानने के लिए पूछा जाता है, सेंटेंस दिया रहता है और उसमें से अंडरलाइन कर देंगे पोर्शन को, पूछेंगे अंडरलाइन क्लॉज निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा तो सिंपल पूछ देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस के लिए पहचानना इतना आसान होता है। देखिए, जिस सेंटेंस में एक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आया हो वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, पहले तो यही जानकारी समझ लीजिए। ठीक है, कि जो सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे कि ये लिखा हुआ था, मान लीजिए इसी को पूछ दिया गया कि ऊपर ये लिखा हुआ सेंटेंस निम्नलिखित में से कौन सा है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए जानकारी बता दी गई है कि जिस सेंटेंस में एक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, ठीक है, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर आ जाती तो क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब जो क्लॉज आई हुई है वो सबऑर्डिनेट है या नहीं है, ठीक, उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, सेंटेंस में जिस क्लॉज के प्रारंभ में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया हो वह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मतलब एक वाक्य हो गया, वाक्य में कम से कम 2 क्लॉजेज होंगी, अब उन 2 क्लॉजेज में से कौन सी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सी मेन क्लॉज है, इसको कैसे पहचानेंगे। उसके लिए पॉइंट लिखा हुआ है कि वाक्य में जिस क्लॉज के प्रारंभ में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया हो वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको हम लोग इनके रूप में पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ये सब कुछ। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो अगला बनाएंगे इसमें। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काहे के लिए, वाक्य में क्लॉज को पहचानने के लिए। अब इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए, व्हेन यू, जैसा जरूरी नहीं है कि कंजक्शन बीच में ही आए, ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है ये वाला, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क प्लीज कीप योर बुक्स ऑन द सेल्फ। देखिए क्या है, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क, एक तो हमारा ये क्लॉज हो गई, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क एक क्लॉज हो गई, और दूसरी कौन सी है, प्लीज से लेकर के प्लीज यू कीप योर बुक्स ऑन द सेल्फ तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 क्लासेस है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें से सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है, तो देखिएगा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है प्लीज कीप योर बुक्स ऑन द सेल्फ, किस प्रकार का सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज से स्टार्टिंग हुई है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, और इस सेंटेंस के पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कोई कंजक्शन नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए ये वाली हमारी मेन क्लास हो गई। और ये जो स्टार्टिंग से देखिए ये वाला व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब आप अपना होमवर्क पूरा कर लें। मैंने पहले ही बताया है कि व्हेन अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होगा तब इसकी हिंदी क्या होगी, कब होगी, और ये कंजक्शन के रूप में तो इसकी हिंदी क्या होगी, जब होगी। ठीक है, हिंदी क्या बनी पूरी, जब आप अपना गृह कार्य पूरा कर लें कृपया किताबों को अलमारी में रख दें। ठीक, अलमारी पर रख दें। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो व्हेन लिखा हुआ है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके बाद में जो भी ये क्लास लिखी हुई है, ठीक, इस वजह से ये पूरा की पूरी क्लास बन जाएगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी, और एक कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आई आस्क्ड हर, देखिए एक ये क्लास हो गई। ठीक है, आई आस्क्ड हर, दूसरी क्लास ये हो गई व्हाट सी सा। ठीक है, पहचान, अगर आपसे कहा जाए पहचानिए इसमें से कौन सी मेन क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए कितना आसान है, आई आस्क्ड हर, अगर इस वाक्य को केवल पढ़े हम, हिंदी क्या होगी, मैंने उससे पूछा। ठीक है,
अब इसको छिपा लेते हैं, उसमें व्हाट सी सा, क्या देखा, ठीक है, उसने जो देखा, यहाँ पर क्या नहीं, जो उसने देखा, व्हाट की हिंदी यहाँ पर जो हो जाएगी, ठीक है। तो आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा जो उसने देखा। अगर हम इतने को छिपा लें और उसको पढ़ें जो उसने देखा, जो उसने देखा, तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है जब तक कि उसको पूरा नहीं बोलेंगे, है ना। मुझे आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा जो उसने देखा। तो अब दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर देखिए ये कंजक्शन दिख रहा है व्हाट, तो ये वाली हमारी क्लास कौन सी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका पहचानने का क्या होता है, एक सेंटेंस में कम से कम 2 क्लासेज होती हैं, ठीक है, और उन 2 क्लासेज के में देखेंगे हम लोग कि किस क्लास से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है, वही हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो जाती है, ठीक है। पहचानना आसान है कि नहीं, ठीक है। जो कि देखिए 2 क्लासेज हों 3 क्लासेज हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि जिस क्लास के पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया होता है वही क्लास हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, ठीक है, क्लियर। तो अब आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास की डेफिनेशन हो गई और निर्भरता के आधार पर उसके प्रकार हो गए, ठीक है, और कैसे पहचानते हैं हम लोग केवल सबऑर्डिनेट क्लास को। अब जो इसके जो प्रकार लिखे हुए हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए जो स्टार्टिंग के वीडियो हैं क्लास पार्ट 1 और क्लास पार्ट 2, क्योंकि उसमें क्लास की डेफिनेशन बताई गई है और प्रिंसिपल एवं कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन बताई गई है, पहचानना सिखाया गया है, उसको देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।